हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। बेर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। मित्रों, कल हमने जो है आर्टिकल 56 से लेकर के 58 तक कल हमने कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत हमने आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट की टेन्योर जो 5 साल की होती है, हम उसके बारे में बात कर लिया था। और आर्टिकल 56 में ये लिखा था कि प्रेसिडेंट जो है अपना वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, उसको जो है इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल 57 में हमने री इलेक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को जो है प्रेसिडेंट कभी भी कितनी बार के लिए जो है री इलेक्ट किया जा सकता है, कोई लिमिट वगैरह कुछ दे नहीं रखी उसके अंदर। उसके बाद आर्टिकल 58 में हमने जो है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 59 के बारे में, जो कि बात करता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या कंडीशंस होगी। इसके बारे में हमारा आर्टिकल 59 बात करता है। मित्रों, ज़्यादा कुछ नहीं है आर्टिकल 59 के अंदर, केवल इतना ही बात है कि भाई वो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रहते हुए किसी भी मेंबर, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसको एक हाउस अलॉट किया जाएगा विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट फी वगैरह, उसकी कोई उससे पेमेंट वगैरह नहीं ली जाएगी, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं। तो ये कुछ दो चार शर्तें हैं आर्टिकल 59 के तहत जो दी हुई है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इसको क्या कहते हैं। आर्टिकल 59 में पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 59 क्या कहता है? कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति के ऑफिस की पद, ऑफिस का मतलब यहाँ पर पद यानी पोस्ट के लिए क्या शर्तें हैं। नंबर 1 देखिए, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी राष्ट्रपति जो है वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, और या जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, लेजिस्लेचर का मतलब जिसके अंदर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही आते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर इसमें कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का जो है प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड इफ ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ a house of the legislature of any state be elected as president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। क्या कहता है कि अगर पहली बात तो ये कह दिया कि पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या कहता है कि अगर वो मेंबर है हाउस किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का, राज्य विधानमंडल के किसी भी हाउस का अगर मेंबर है, तो वो जिस टाइम वो अपना जो पोस्ट है, अपनी जो सीट है वो वैकेट कर देगा। जब कब करेगा? ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के रूप में अपना ऑफिस के अंदर एंटर करता है, यानी अपना पदभार ग्रहण करता है, उसी दिन से जो है वो अगर किसी पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर है या लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर है, तो वो उसी वक्त वहाँ से अपनी सीट जो है वैकेट कर देगा। जब से जैसे ही वो प्रेसिडेंट के रूप में अपना ऑफिस संभालेगा, वैसे ही वहाँ लोकसभा से पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से जहाँ का भी वो मेंबर है, वहाँ से अपनी सीट को वैकेट कर देगा। उसके बाद अगला कहते हैं क्लॉज 2 क्या कहते हैं कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि राष्ट्रपति जो है किसी भी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 58 में हमने बात की थी
कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपके यूनियन के या स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। बाकी जितने भी अगर कोई ऑफिस हैं, कोई भी जो है लोकल अथॉरिटी या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी या कोई ऐसी अथॉरिटी जिस पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल है, तो वो जो ऑफिस है वो सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं, जहाँ से वो कोई फीस वगैरह, कोई अलाउंस वगैरह, कोई सैलरी वगैरह ड्रॉ कर रहा है। तो उसके बाद अगला कहते हैं द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emolument, allowances and privileges as are specified in the second schedule। क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज, क्या कहते हैं उसको अधिकार होगा किस चीज का, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट किसी भी तरह का उससे कोई जो किसी भी तरह का कोई रेंट की पेमेंट किए बिना, यानी उससे किसी भी तरह का कोई रेंट लिए बिना, टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको यूज करने का अधिकार होगा। एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट, उसको ऐसे जो भत्ते, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह उसको दिए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट लॉ बना करके डिसाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी। अनटिल सच प्रोविजन, एंड अगर इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है तो वही इमोल्यूमेंट मिलेंगे जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। यानी सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है कि जो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह हैं, उनकी सैलरीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सैलरी भी उसके अंदर ही दी हुई है, ठीक है ना। ये हमारा बात करता है, यानी क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट अपना ऑफिशियल रेजिडेंस यूज कर सकेगा, जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और उसको अलाउंसेस वगैरह जो दिए जाएंगे, प्रिविलेजेस वगैरह जो दिए जाएंगे, वो पार्लियामेंट जो लॉ बना करके डिटरमाइन करेगी। और अगर यदि उस बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है तो वही अलाउंसेस दिए जाएंगे जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, The emolument and allowances of the president shall not be diminished during his term of office। जो उसके allowances वगैरह हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, उनको कम नहीं किया जाएगा। डिमिनिश का मतलब कम करना, उसके ऑफिस के टर्म के दौरान, यानी जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा उसके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो कम नहीं किए जाएंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये हमारा आर्टिकल 59 था, जो कि लगभग कुछ ना कुछ मिलता जुलता है आर्टिकल 58 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 58 में भी तो ये बात लिखी हुई है कि वो जो है एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं किया होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपके आर्टिकल 58 के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ जो है आर्टिकल 59 और 58 कुछ कुछ सेम से हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 59 था। इसको एक बार हम हिंदी में वो देख लेते हैं, हिंदी के अंदर ये क्या कहता है। आर्टिकल 59 देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यानी कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी वही बात कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होगा, ना राज्यसभा का, ना स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का। यानी स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब कौन कौन से हाउस जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट के अंदर है तो, और या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो है मेंबर नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, यानी क्या कहते हैं कि या पहली बात तो राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा, राज्यसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया भी कोई उसका मेंबर जो है लोकसभा या राज्यसभा का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर वो राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी ये मान लिया जाएगा, वो डीम्ड कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि जिस दिन उसने राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में अपना ऑफिस संभाला, अपना पदभार संभाला, उसी दिन से उसने जिस भी पार्लियामेंट के किसी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का अगर वो मेंबर था तो उससे
ने उसी दिन जो है अपने उस मेंबरशिप को यानी उस सीट को वैकेंट कर दिया, उसको रिक्त कर दिया है, ये मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर लगता है क्लॉज 2 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेगा, यानी प्रेसिडेंट जो है शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अगर क्या कहते हैं नंबर तीसरा क्या है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का मतलब होता है आपका ऑफिशियल रेजिडेंस के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों भत्ते मतलब अलाउंसेज, उपलब्धियों मतलब इमोल्यूमेंट, भत्ते यानी अलाउंसेज, और विशेषाधिकार का मतलब प्रिविलेजेस का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी जो पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके डिटरमाइन करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार जो है उपबंध नहीं किया जाता, यानी कोई प्रोविजन नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो कि दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में भी निर्दिष्ट है यानी स्पेसिफाइड है, उनका हकदार होगा। यानी क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो बिना किराया दिए यानी विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट अपना जो ऑफिशियल उसका जो रेजिडेंस है उसका यूज कर सकेगा, और उसको ऐसी मोल्यूमेंट्स यानी उपलब्धियां, अलाउंसेस यानी भत्ते और प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार दिए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके डिटरमाइन करेगी। और अगर मान लिया इस बारे में ऐसा कोई प्रोविजन अब तक नहीं किया गया है तो उसको वही मोल्यूमेंट या अलाउंसेस या प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। ये हमारा आर्टिकल 59 का क्लोज 3 कह रहा था। उसके बाद अगला कहते हैं क्लोज 4 क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां यानी मोल्यूमेंट्स और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी उसकी कम करना मतलब डिमिनिश करना, पदावधि का मतलब टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब राष्ट्रपति जो है जब तक अपने राष्ट्रपति की पोस्ट पर रहेगा तब तक उसके जो अलाउंसेज हैं या इमोल्यूमेंट्स वगैरह हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 59 था जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंडीशंस के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद अगला आते हैं हम आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 किसके बारे में बात करता है, ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 क्या कहता है, ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ओथ और अफर्मेशन भी अलग अलग होते हैं, ओथ अलग होती है, अफर्मेशन अलग होती है, हालांकि दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। ओथ क्या होती है कि अगर ओथ कोई भगवान को मानने वाला, कोई गॉड के अंदर विश्वास करने वाला जो है, अगर कोई बंदा है, अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर बैठता है तो वो प्रेसिडेंट के जो होगा गॉड के नाम पर ओथ लेगा, आई डू हियर बाय स्वीयर इन द नेम ऑफ द गॉड, ठीक है। या फिर अगर मान लिया सपोज कीजिए क्या होता है कि वो उसको तो बोलते हैं आपका ओथ, और अफर्मेशन क्या होगा कि मैं जो है अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से जो है इस तरह की आपकी अफर्मेशन लेता हूँ या आपकी शपथ लेता हूँ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, मैं अपने जो भी मेरी ड्यूटीज होंगी वो पूरी करूँगा, उसको अफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 60 में अब एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन। आर्टिकल 60 देखिए क्या कह रहा है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, यानी या तो हर प्रेसिडेंट या फिर एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हो, और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है उनको डिस्चार्ज कर रहा हो, यानी प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है उनका निर्वहन कर रहा हो, यानी ठीक है भाई राष्ट्रपति ना हो लेकिन प्रेसिडेंट के फंक्शन जो है डिस्चार्ज कर रहा हो, उसके फंक्शन उसके कार्य कर रहा हो, शेल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ द, किसकी प्रेजेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी अवेलेबल होगा उसके सामने क्या करेगा, एन ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, उसके सामने ये शपथ या प्रतिज्ञान लेगा जिसका फॉर्म जो है नीचे दिया हुआ है, दैट इज टू से ये दिया हुआ देखिए, आई
ए बी यानी उसका नाम आ जाएगा। डू स्पीयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, अगर स्पीयर इन द नेम ऑफ गॉड है तो ये ओथ हो गई। या फिर इसके नीचे क्या लिखा है, ये देखिए, सोलमली अफर्म, सोलमली अफर्म यानी मैं अपने आप से जो है क्या बोलते हैं उसको, सोलली अफर्म का मतलब होता है मैं जो है अपनी अंतरात्मा से ये अफर्म करता हूँ, इस तरह का कुछ होता है ये। दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। क्या कहता है कि क्या शपथ लेगा, आई ए बी डू, ए बी यानी उसका नाम आ जाएगा, डू स्पीयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ जो भी है। दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, अगर वो भगवान को मानता है तो भगवान के नाम पे शपथ लेगा, अगर वो भगवान को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, अगर वो एथीस्ट है तो फिर जो है वो आपका सोलमली अफर्म बोलेगा इसकी जगह। दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, कि मैं जो अपना ऑफिस जो अपना पद है उसका जो कार्य होगा वो फेथफुली उसको एग्जीक्यूट करूंगा ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है केवल प्रेसिडेंट के फंक्शंस को, यानी प्रेसिडेंट नहीं है, बस केवल प्रेसिडेंट के फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि मैं जो है डिस्चार्ज करूंगा प्रेसिडेंट के फंक्शंस को, ऑफ द प्रेसिडेंट के फंक्शन को ऑफ इंडिया एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं अपनी योग्यता के अनुसार जो है, अपनी योग्यता के अनुसार मतलब बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं जो है संविधान का रक्षण करूंगा, उसको जो है उसकी सुरक्षा करूंगा, एंड द लॉ या संविधान की, और एंड द लॉ यानी कानून जो भी होगा, उसके बाद एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी मैं जो है अपने आप को यानी स्वयं को भारत के लोगों की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है। आर्टिकल 60 जो है वो ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपना जो कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट के रूप में, या फिर अगर उसको डिस्चार्ज करना फंक्शन यानी प्रेसिडेंट नहीं है केवल उसके फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है या प्रेसिडेंट का कार्य कर रहा है एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, तो वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं, अगर वो अपनी पोस्ट पर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में जो होगा सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने वो ओथ या अफर्मेशन लेंगे, और उसका फॉर्मेट आपको आर्टिकल 60 के अंदर दिया हुआ है, और वो किस बात की जो है ओथ लेते, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ जाता है तो ध्यान रखिएगा, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के की रक्षा की जो शपथ लेते हैं, अपने प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की शपथ लेते हैं। ये कई बार जो है आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया जाता है कि जो प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वो किस चीज़ की ओथ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को की प्रिजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन, उसका डिफेंस की जो है ओथ लेते हैं। और ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होंगे उनके सामने वो शपथ लेंगे, उनके सामने वो ओथ लेंगे। अगर वो गॉड को मानते हैं, अगर वो थीस्ट हैं, थीस्ट ही बोलते हैं ना शायद इसको, आस्तिक को, अगर वो थीस्ट हैं तो जो है वो आई बी डू स्पीयर इन द नेम ऑफ द गॉड, और अगर मान लिया वो एथीस्ट है, नास्तिक है कोई पर्सन और वो गॉड का नहीं मानता, तो वो क्या करेगा, आई ए बी डू सोलमली अफर्म दैट, यानी मैं अपने अंतरात्मा से ये बात कहता हूँ, ठीक है। एक बार हम इसको हिंदी में वो देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहता है आर्टिकल 60,
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ यानी ओथ, प्रतिज्ञान यानी मैंने आपको बताया था अफर्मेशन। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का यानी उसके फंक्शंस का निर्वहन कर रहा है, निर्वहन का मतलब डिस्चार्ज कर रहा है उसके फंक्शंस, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा यानी उस पर अपने साइन भी करेगा। क्या है वो आपका फॉर्मेट क्या है, देखिए, मैं अमुक, अमुक का मतलब ए बी, जो भी उसका नाम होगा, डैश यानी ऊपर लिखा हुआ देखिए, ईश्वर की शपथ लेता हूं, अगर वो ओथ ले रहे हैं तो, अगर अफर्मेशन कर रहे हैं तो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन का मतलब होता है डिस्चार्ज का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण यानी उसको प्रोटेक्ट करना और प्रतिरक्षण यानी डिफेंस करना को प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा यानी मैं उसको डिवोट रहूंगा, उसकी तरफ डिवोटेड रहूंगा। तो ये हमारा आर्टिकल 60 था जो कि प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता था। या ध्यान रखिएगा, अगर वो गॉड को मानते हैं, डू हियर बाय स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड, तो वो ओथ हो गई, और अगर सोलमनली अफर्म यानी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तो वो आपकी अफर्मेशन हो गई। ठीक है ना, ये हमारा आर्टिकल 60 था। इसके बाद हम करते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 देखिए कल हमने किया था, हमने कल आर्टिकल 56 में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है 5 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, उसी में हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट को जो अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 56 का जो क्लोज 1 का सब क्लोज बी के जो प्रोविजो का जो क्लोज था बी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट जो कि आर्टिकल 61 के तहत दिया है उसके तहत ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 हमारा किसके बारे में बात करता है, इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट है उसकी प्रोसीजर के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये जो है आर्टिकल 61 आज थोड़ा सा करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से जो है बिजी चल रहा हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी कम वीडियो बना रहा है, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी मजबूरी है। और शायद आज शायद 15 है। अब एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब हम 28 तारीख या उसके बाद ही मिल पाएंगे क्योंकि मेरे अभी 1-2 एग्ज़ाम्स हैं 25 को 27 को, तो थोड़ा सा मुझे भी उसकी तैयारी के लिए टाइम लगेगा। अगर बीच में ऐसा कुछ हो सका तो 1-2 दिन और मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। कृपया आप अपने इन वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आर्टिकल 61 अगर पॉसिबल हुआ तो हम कल ही करेंगे, वरना जो है फिर मैं आपसे 28 को ही मिलूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको जो भी इनकन्वीनियंस हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, 28 के बाद जो है हम रेगुलर रहेंगे, 2-3 महीने के अंदर अंदर अपना जो है सारा सिलेबस हम पूरा कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर यदि आपने जो है कल का वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप उसे देख लीजिएगा। उसका जो है लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे ज़रूर देखिएगा।
प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है। तो अंत में मैं बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, सैनिकों का, महिलाओं का सम्मान कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, संविधान के मूल्यों और उसके आदर्शों का सम्मान कीजिए, और अपना कोरोना का वैक्सीनेशन समय पर करवाइए, ताकि सरकार और प्रशासन के विरुद्ध के जो सरकार और प्रशासन का जो कोरोना के विरुद्ध अभियान है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, अपना व अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो। कोशिश करेंगे कल ही आपसे दोबारा मुलाकात हो, नहीं तो 28 तारीख को तो पक्का कन्फर्म होगी। थैंक यू वेरी मच।